साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट 8 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, यानी वास्तविक केंद्रक इनमें से किस में नहीं होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या है। कवक, लाइकेन, जीवाणु या फिर हरे शैवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों, वास्तविक केंद्रक की अगर हम बात करें तो वो जीवाणु में नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु में। देखिए जीवाणु कैसा जीव होता है। देखिए दोस्तों, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है ना। इसकी आकृति कैसे हो सकती है। देखिए, गोल हो सकती है। ठीक है, और मुक्त हो सकती है, मुक्त चक्राकार। ठीक है, मुक्त चक्राकार है ना। छड़ के आकार में हो सकता है। इस प्रकार के आकारों में पाई जा सकती है। ठीक है, ये अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक सरल जीव है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है ना। जो कहाँ पाए जाते हैं, देखिए सर्वत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं कौन। देखिए, शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट। देखिए साथियों, सर्वाधिक संख्या की अगर हम बात करें तो जीवाणु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी भी पढ़ लिया है ना। कैसा होता है, देखिए एक कोशिकीय जीव होता है ना। छड़ या फिर गोल या फिर मुक्त चक्राकार हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। ठीक है, देखिए तो देखिए ये क्या है, ये वर्णकी लवक है ना, वर्णकी लवक ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है, पाश्चर प्रसिद्धि है। ठीक है, देखिए पाश्चर प्रसिद्धि क्या है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। देखिए पाश्चर प्रसिद्ध क्यों है, मतलब ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, पाश्चर जो है क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, पाश्चर प्रसिद्ध है यहाँ रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है, देखिए इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लुई पाश्चर इनका नाम था। ठीक है, लुई पाश्चर। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी। ठीक, जिनके रोगाणुओं पर है ना काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बचाया है। ठीक है, उन्होंने भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने की एक विधि विकसित करने को पाश्चराइजेशन है ना, उन्होंने जो विधि बनाई उसे पाश्चराइजेशन कहा जाता है। तो उसी को इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है। देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा जीव होता है उसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा इसको हम कहते हैं। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, देखिए इसका आकार क्या है, 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। आकार कितना होता है, देखिए 10 मिलीमीटर
मीटर। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक। देखिए दोस्तों, सन 1898 में, ठीक है, 1900 लिख दिया मैंने, 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक ई नोकार्ड, देखिए ई नोकार्ड, ठीक है, नोकार्ड और ई रॉक्स, ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों ने प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित पशु के पार्श्व तरल में इन जीवों की खोज की थी। ठीक है। और इन सूक्ष्म जीवों को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं वे कहलाते हैं। ठीक है। देखिए वे क्या कहलाते हैं? विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु या फिर नाइट्रिकारी जीवाणु। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। ठीक है, ये कहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में अगर हम बात करें, देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है 78% नाइट्रोजन। ठीक है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है। पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है। तो क्या है, देखो पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते। ठीक है। पौधे जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? ठीक है, पौधे जो नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट यानी कि NO3। ठीक है। और नाइट्राइट लेते हैं। ठीक है, नाइट्राइट। ठीक है दोस्तों, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट यानी कि NO2। ठीक है। इन दो है ना तरीके से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन यानी फिक्स्ड नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, फिक्स्ड नाइट्रोजन कहलाता है। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? मूल ग्रंथिकाओं है ना, रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। मूल ग्रंथिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेग्यूमिन्स पादपों में, सभी लेग्यूमिन्स पादपों में, अथवा किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, या फिर सभी पौधों में। देखिए दोस्तों, मूल ग्रंथिकाएं या रूट नोड्यूल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखिए मूल ग्रंथिकाएं जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। ठीक है, जो मूल ग्रंथिकाओं में ना, इनमें जो है स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जैविक यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? देखिए कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, ये अंश का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? देखिए अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव की आंत में रहने वाला जीवाणु है।
देखिए दोस्तों, मानव की आंत में रहने वाला जीवाणु जो होता है ना, उसको कहते हैं एशेरिचिया कोलाई बोलते हैं उसको। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, ई कोलाई एशेरिचिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानिरहित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा कर देते हैं। कई बार इनकी वजह से लोगों का गुर्दा, है ना, किडनी काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के यही इसका स्पष्टीकरण है कि ये देखो, वैसे तो ये हानि रहित होते हैं। ठीक है, हानि रहित, कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पेट में, देखिए पेट में क्या कर देते हैं, दस्त, है ना, दस्त पैदा कर देते हैं, मरोड़ पैदा कर देते हैं। ठीक है, या फिर किडनी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, किडनी काम करना बंद। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। देखिए दोस्तों, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, ये ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, MyCO। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया का एक जीव वैज्ञानिक वंश है जो माइक्रोबैक्टीरियेसी कुल का एकमात्र सदस्य है। इस वंश में 190 से अधिक ज्ञात जातियां सम्मिलित हैं। कई जातियां स्तनधारियों में गंभीर बीमारियों की रोगजनक हैं। मसलन मानवों में तपेदिक और कोढ़ करने वाले बैक्टीरिया इसी वंश के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, भोजन की विषाक्तता, ठीक है, यानी जो हमारा भोजन होता है वो पॉइजनस कैसे हो जाता है, वो हो जाता है, देखिए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा हमारा भोजन जो है वो कैसा हो जाता है ना, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो भोजन की जो है विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक होते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी बोलते हैं, ये क्या है, एक परजीवी है। ठीक है, बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण, है ना, कैसा भोजन, देखिए बचा हुआ भोजन अधिक समय तक अगर रखा रहे तो उसमें क्या है, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, कवक, ठीक है, जिसको फफूंद कहते हैं, जंगली खमीर, ठीक है, खमीर ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आदि जो है भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, ये कारक भोजन को अपघटित कर देते, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज, ठीक है, जिसे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ को विष या टॉक्सिन कहते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि अगर कोई रोटी खुली हवा में छोड़ दी जाए, ठीक है, रख दी जाए और 2-3 दिन रखी रहे, फिर आप उसको खाइए तो निश्चित तौर पर बीमार हो जाने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन को विषाक्त होने से बचाना चाहिए, यानी हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए जितना कि हम उसे कंज्यूम कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमें अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं।
ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक, ठीक है। तो ये एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को मार डालता है, ठीक है, जीवाणु को मार डालता है, ये होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि उसके विकास को रोकता है, ठीक है, विकास को रोकता है। तो ये चीज़ है। देखिए एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में, ठीक है, 1942 में सेलमैन बॉक्समैन द्वारा, देखिए सेलमैन बॉक्समैन, ठीक है, इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया था जो उच्च तनुकरण में अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास के विरोधी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक जीवाणु कोशिका, ठीक है, देखिए यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जीवाणु जो होते हैं वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब देखिए वे द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, 2 भागों में विभाजित। तो एक जिनमें की जनक कोशिका यानी डीएनए का कॉपी करके फाइल हो जाता है, ठीक है। बाद में बीच में जो है द्विखंडन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। विभाजन के बाद पुत्री कोशिका और जनक कोशिका दोनों का डीएनए समान होता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि यदि 20 मिनट में देखिए एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। देखिए दोस्तों 64, ठीक है, 64 जीवाणु बनेंगे, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए दोस्तों यहाँ आगे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनियम यानी कि NH4+ और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन या आणविक नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय पदार्थ है जो यह नए यौगिकों के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, किंतु यौगिकीकरण की प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन है, देखिए ये जो नाइट्रोजन N2 बोलते हैं, ये एक्चुअली ऐसे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन में। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन परमाणु को मुक्त कर देता है और यह मुक्त नाइट्रोजन दूसरे तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, कौन सी फसल है, देखिए फली होती है, ठीक है, फली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन में लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन क्या क्या कार्य है। तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, देखिए ऑक्सीजन का अवशोषण, है ना, ये कार्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, देखिए दोस्तों बैक्टीरिया से तपेदिक, है ना, टीबी,
ये हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं उसको हम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ये बाकी ये तीनों चीज़ें कैसे होते हैं? जो वायरस से, ठीक है, वायरस से। अब देखिए, तपेदिक क्षय रोग टीबी है ना, एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी होती है जो माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न कारकों की वजह से होता है, ठीक है। ये आमतौर पर क्या है? हमारे लंग्स है ना, फेफड़े जिसको कहते हैं, फेफड़ों पर हमला करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव फेफड़ों पर होता है और फेफड़ों की वजह से अन्य अंग भी, ठीक है, प्रभावित हो जाते हैं। अगर फेफड़ा प्रभावित होगा तो अन्य अंगों की सबसे पहले बात करें तो हृदय प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, हृदय। और हृदय प्रभावित होने का मतलब है आपकी श्वास लेने में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, श्वास लेने में। और श्वास लेने में अगर कठिनाई होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से शरीर में नहीं जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली नहीं जाएगा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यूं कहें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सेल्स जो है डेड होना शुरू हो जाएंगे एक प्रकार से। तो फिर वो जो है कुछ अलग ही प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? एनाबीना, ठीक है, एना, धान की पैदावार वाला मामला है एनाबीना, ठीक है। देखिए एनाबीना नामक जलीय टेरोडोफाइट की पत्तियों में अंतः जीवों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है तथा नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जित करके एजोला पौधे को उपलब्ध कराता है, ठीक है। एजोला पौधे को उपलब्ध कराता है, किसको? नाइट्रोजन को, जो स्थिरीकरण के द्वारा बनती है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार धान के खेतों में यूरिया अथवा नाइट्रोजन की आपूर्ति इन जीवाणुओं से ही हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रशीतन है ना, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? देखिए दोस्तों, जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर, कोल्ड है ना, कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जिसको कोल्ड स्टोरेज में जो है रखा जाता है जब खाना, है ना, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं ना, तो वही, तो इसकी बात कर रहा है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब बर्फ़ की वजह से जो ये प्रक्रिया होती है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, वो उसकी दर कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे जो है खाना ज़्यादा समय तक सही बना रहता है, ठीक है। तो उसके खराब होने, उसकी गुणवत्ता, खाद्यता, पौष्टिक मूल्यों में कमी की प्रक्रिया को रोक देता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि वो उतना पौष्टिक या फिर उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता जितना कि वो पहले दिन में, पहले घंटे में, या पहले, है ना, इस तरह से मान लीजिए पहले घंटे में जितना वो पौष्टिक रहेगा उतना वो 2 दिन बाद नहीं रहेगा। क्या? पौष्टिक, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाती है उसकी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही जमाने में, है ना, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस सूक्ष्म जीव का? देखिए दोस्तों, तो ये लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। देखिए ये एक जीवाणु होता है, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, ये एक जीवाणु है, ठीक है, जो मनुष्यों के आहार नाल में पाया जाता है, ठीक है। इसका आकार, अगर हम बात करें आकार की, तो इसका आकार कैसा होता है? देखिए रॉड जैसा होता है, यानी कि छड़, ठीक है, छड़ जैसा। तो इसके अलावा क्या है, ये जीवाणु जो होगा दूध से दही बनाने में सहायक होता है, ठीक है, दूध से दही बना देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, देखिए
तो दोस्तों दूध खट्टा कैसे हो जाएगा? दूध खट्टे होने का मतलब एक प्रकार से दही बन जाना, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो हमने अभी पढ़ा लैक्टोबैसिलस उसको हम कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो खट्टापन आ रहा है ना वो लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, और इसी कारण से ये दूध खट्टा हो। देखिए होता क्या है कि जो इसमें दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है, दूध में क्या होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, उसका किण्वन कर देते हैं ये जीवाणु। ठीक है, किण्वन, तो किण्वन की प्रक्रिया से दूध क्या बन जाता है? ये लैक्टोज शर्करा के लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में, और फिर वो दही की मतलब दही जैसा बन जाता है। ठीक है, दही जैसा बन जाता है। अगला सवाल है दूध के, देखिए दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो वही अभी अभी हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस, है ना। ये देखिए प्रश्न कई प्रकार से कई तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न आ रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ये होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम होता है। तो ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। हमने इससे पहले भी प्रश्न एक कर लिया है। ठीक है, तो उसमें फली आंसर था, तो वही है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। फलीदार जैसे क्या? दाल। ठीक है, दाल या फिर मटर। ठीक है, तो ये राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन जो होती है उसको ये कैसे बदले? नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेज NO3 बोलते हैं। इसी राइजोबियम के कारण फलीदार पौधों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? ठीक है, देखिए वायरस की खोज जो है वानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, रूस के, और इन्होंने 1892 में पता लगाया कि मोज़ेक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस में वायरस के कण मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वायरस जो है वो इवानोव्स्की ने खोज किया था 1892 में, रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? विषाणु माने जाते हैं। देखिए विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, वायरस। देखिए वायरस ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप यानी कि बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव। ठीक है, इनके बीच की कड़ी है ना, बीच में, इनको यहाँ वायरस ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ना तो जीवित हैं ना ही ये मृत हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो देखिए दोस्तों एंजाइम्स नहीं होते हैं विषाणुओं में। ठीक है, वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं क्योंकि ये अकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अकोशिकीय। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव कह सकते हो इनको, अति सूक्ष्म। ठीक है, जो केवल जीवित कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। ठीक है, एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। कुल मिला के कि अगर किसी वायरस को सेल्स के साथ या सेल्स का साथ मिल जाता है तो वो अपना क्या होता है, वो अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी प्रैक्टिस सेट 8 साइंस के प्रैक्टिस सेट 8 का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।